हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर ग्रेविटेशन को, जहां पर हमने इस चैप्टर के हर एक छोटे बड़े कॉन्सेप्ट को देखा, समझा, सीखा एंड उससे संबंधित हम लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया। अल्टीमेटली ये चैप्टर अब हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, तो बारी है उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने की। और इनको अप्लाई करने का सबसे बेहतर तरीका होता है वो है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो मैं हाजिर हूं आपके साथ में पार्ट सेकंड में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ में। मतलब फर्स्ट 11 क्वेश्चन को हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स इस सेशन में हम करने वाले हैं कंप्लीट। मैं इसको इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो सेशन होने वाला है जहां पर एनसीईआरटी क्वेश्चंस की बात आती है, तो पहली फुर्सत में ये समझ जाइए कि मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। मतलब आपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं वो सारे ही कॉन्सेप्ट्स चेक कर लिए जाते हैं आपके क्वेश्चंस के माध्यम से। तो ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब आप जेईई एस्पिरेंट हो, नीट एस्पिरेंट हो या सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है जैसे कि बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं इस सेशन की। देखते हैं हम सबसे पहले हमारे क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ कह रहे हैं कि पृथ्वी से किसी रॉकेट को सूर्य की ओर दागा जाता है ना। पृथ्वी से एक रॉकेट सूर्य की तरफ हमने छोड़ दिया। पृथ्वी के केंद्र से किस दूरी पर रॉकेट का गुरुत्वाकर्षण बल शून्य है? सूर्य का द्रव्यमान दिया गया है, पृथ्वी का द्रव्यमान भी दिया गया है, अन्य ग्रहों आदि के प्रभाव की उपेक्षा करनी है। मतलब बाकी के जो उपग्रह हैं उनके जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा उन सबको नगण्य मानना है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो भाई यहां पर कह रहे हैं कि कौन सी दूरी है जहां पर रॉकेट के ऊपर काम करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान शून्य हो जाएगा। तो मैं ऐसा कहता हूं, जरा देखिए, ये हमारी पृथ्वी से एक रॉकेट चली ये सूर्य की तरफ जाना है। तो इनके बीचों बीच एक कहीं पर भी एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं मैं। लेट बी कि ये रहा हमारा x। क्या रहा भाई? ये रहा हमारा एक x। ठीक है, x दूरी पर जाकर के गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो होने वाला शून्य हो जाने वाला, चूंकि गुरुत्वीय बल का मान, देखिए यहां पर अगर कोई भी द्रव्यमान है तो इस पे एक गुरुत्वाकर्षण बल का मान, जैसे यहां पर एक मास है ना, रॉकेट का ही, ये मास ऑफ अर्थ है और ये मास ऑफ सन है। तो मुझे पता है कि इस पे गुरुत्वाकर्षण बल का मान ms भी काम कर रहा है और इसमें me भी काम कर रहा है। मतलब इसके ऊपर हर क्षण सूरज भी अपनी तरफ इसको खींच रहा है और पृथ्वी भी अपनी तरफ खींच रही है। तो कोई तो एक कॉमन पॉइंट होगा ना यहां से यहां के बीच में, जहां पर जाकर के गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही फोर्सेस इस जगह पे जाकर के बराबर हो जाएंगे और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अपोजिट है। सूर्य अपनी तरफ खींच रहा है तो पृथ्वी अपनी तरफ। तो एक पॉइंट होगा जहां पे ये शून्य हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि इन दोनों के बीच की दूरी को अगर कंसीडर कर लेता हूं कि r है, क्योंकि दो द्रव्यमानों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल अगर हम देखेंगे तो उसके लिए हम कह देंगे दोनों के सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी r है। अगर इसकी दूरी, सपोज दिस x, इस x को अगर मैंने अर्थ से इधर की तरफ लिया हुआ है, हालांकि ये m की अगर मैं बात करता हूं तो थोड़ा सा इधर बनाता हूं, है ना, क्योंकि देखिए ना मास सन का जो है वो ज्यादा रहने वाला है। तो इससे ये भी क्लैरिटी है कि ये जो पॉइंट है, ये x जो है ये हो गया, तो ये रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो कितना हो जाएगा? तो ये r माइनस एक्स हो जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूले देखे हुए हैं। क्या करना होता है भाई ऐसे क्वेश्चन के लिए? एकमात्र फॉर्मूला, एक बेहतर तरीका, इस पे बेस्ट जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करे तो वहां पर भी देखा था। करना क्या है, इस पॉइंट पे गुरुत्वाकर्षण बल का मान बराबर हो जाएगा। मतलब फोर्स me द्वारा जो लगाया जा रहा है, फोर्स जो ms वाला होगा, वो दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब यहां पर मैं कहता हूं कि g मास ऑफ अर्थ और ये जो मास है रॉकेट का वो अपॉन में, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? x स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा किसके? तो ये जो द्रव्यमान होना है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का मान होना है g मास ऑफ सन ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में, ये पूरी डिस्टेंस है हमारी r में से x को माइनस कर दीजिए इसके। मतलब g जो फोर्स जो है इस स्मॉल m द्रव्यमान पर, रॉकेट पर जितनी पृथ्वी लगा रही है उतना ही लगाएगा कौन भाई? सूरज। तो उसी पॉइंट पर जाकर के ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे।
तो कुल मिलाकर के मुझे जो निकालना वो क्या निकालना है, x, क्योंकि यहां पे क्या क्या गिवन है। तो एक पॉइंट देखिए, त्रिज्या गिवन है, मतलब ये r गिवन है मेरे पास में, ये जो स्मॉल r की वैल्यू वहां दिख रही है वो स्मॉल r मेरे को गिवन है कितना, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। इसके अलावा मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ सन भी गिवन है। मास ऑफ सन जो है ये गिवन है 2 इंटू 10⁻30 kg, और ऐसे ही मास ऑफ द अर्थ ये भी गिवन है, me गिवन है मेरे पास में 6 इंटू 10⁻24 kg। ये सभी मानों को अगर उठा करके उस फॉर्मूले में रख दिया जाए, इन सभी मानों को उठा करके अगर इस फॉर्मूले में रख दिया जाए तो हमारा काम हो जाएगा, हमारी वैल्यू हमारा x निकल जाएगा, और x जैसे ही निकला हमारा काम हो गया। ठीक है, तो इसी चीज को लिख रहे कि माना कि पृथ्वी की केंद्र से x मीटर की दूरी पर रॉकेट का गुरुत्वाकर्षण बल, सुने, इस क्षण रॉकेट की सूर्य से जो दूरी है r माइनस एक्स मीटर है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, r माइनस एक्स। तो चलिए हम जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करने की बात करूं तो मैंने कहा कि भैया इन दूरियों को जरा देख लीजिए। तो कहते हैं r जो है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी, अर्थात पृथ्वी की कक्षीय त्रिज्या है, मतलब 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। यह तभी संभव है जब पृथ्वी द्वारा रॉकेट पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य द्वारा लगाया गया उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो जाए। ये दोनों गुरुत्वाकर्षण बलों के मान कैसे हो जाए, बराबर हो जाए। तो क्या करना है भैया, यहां पर उठा करके इन दोनों के मान को रखना है और सॉल्व करना है। तो मैं इसको यहीं के यहीं इसको हटाता हूं और इसको सॉल्व कर लेता हूं। ठीक, तो अब इसको अगर हमने सॉल्व किया तो मेरे पास में क्या दिख रहा है, ये जी से ये जी कैंसिल, ये मास से ये मास कैंसिल, है ना। तो अगर इसको लिखता हूं मैं ms/me, ठीक है, ms/me, ये जो अर्थ का मास है ना, इसको कैपिटल ME, अर्थ का जो मास है ना, इसको इसके नीचे ले चल रहे हैं ms के, तो ये ऊपर चला जाएगा, है ना, r माइनस एक्स अपॉन में x का स्क्वायर। अब अगर मुझे मास ऑफ सन निकालना है तो मास ऑफ अर्थ इनटू ये पूरा फैक्टर हम रख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे एक एक करके काम करना है। पहले ms/me की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ms/me निकालने के लिए ये देखिए ms/me, तो ms/me निकालने के लिए मैं यहीं कहीं पे गेम कर लेता हूं, क्या, यहां अपॉन डाल दीजिए, ये हो गया ms/me। ms/me क्या बन गया भाई, तो ये कैंसिल हो गया, ये 1/3, 2 से ये कितने बार में, 3 टाइम्स में, तो ये हो गया 1/3 इंटू 30 है और ये 24 है, तो 6 10⁻6 इज इक्वल्स टू r माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में x का स्क्वायर। अब यहां से मेरे को क्या चाहिए भाई, तो x स्क्वायर चाहिए, तो x स्क्वायर यहां पे रख लेता हूं, है ना, 1/3 इंटू 10⁻6 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस स्क्वायरिंग को इधर लाएंगे तो अंडर रूट ऑफ 1/3 इंटू 10⁻6 इंटू एक्स स्क्वायर का ये हो जाएगा r माइनस एक्स। तो यहां से हम उठा करके वैल्यू पूरी रख लेंगे। क्या मिल जाएगा भाई मुझे पूरी वैल्यू, तो पूरी वैल्यू एक बार देखिए, हम लोगों ने जो सॉल्व किया है उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास में r माइनस एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो 577.37x। ठीक है, मतलब इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 578.37x, यानी यहां से ये इस फॉर्म से r का जो मान निकल के आ गया 578.37 टाइम्स ऑफ x निकल के आ गया। अब ये x की वैल्यू जब मुझे मिल चुकी है तो r x इज इक्वल्स टू क्या होगा, r अपॉन में 578.37। अब r की वैल्यू यहां पर गिवन है 1.5 इंटू 10⁻11 अपॉन में ये 578.37। इससे इसको उठा करके कैंसिल आउट कर दीजिए, फाइनली ये है 2.6 इंटू 10⁸ मीटर। ये हमारी x की वैल्यू यहां पर देखने को मिल जानी। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग क्या मिलना है, 2.6 इंटू 10⁸ मीटर। तो सॉल्व हो गया भाई, मुझे मिल गया क्या भाई, x की दूरी, मतलब पृथ्वी से, पृथ्वी के तल से, ये पृथ्वी के तल से, और इधर में सूरज था, है ना, ये सन था, ये अर्थ। तो पृथ्वी के तल से ये 2 पॉइंट, यहां से यहां तक ये जो दूरी है 2.6 इंटू 10⁸ मीटर,
पर जाकर के ये क्या हो गया भाई, ये मेरे को मिल जाता है यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान शून्य, यानी यहां पर ये जो रॉकेट है उसके ऊपर लगने वाला नेट ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो 0 होगा, क्योंकि जितना यहां पर सूर्य लगा रहा है उतना ही यहां पर अर्थ भी लगा रही थी, तो दोनों बराबर हो गए, मतलब 0 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लिया जाए अपने अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहां कुछ कह रहे हैं कि आप सूर्य को कैसे तौलेंगे, अर्थात उसके द्रव्यमान का आकलन कैसे करेंगे। सूर्य के परितः पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या सिर्फ और सिर्फ गिवन है, बाकी और कुछ गिवन नहीं है, तो सूर्य के द्रव्यमान निकालेंगे कैसे। तो अभी जो काम किया था बिल्कुल उसी तरीके से हम यहां पर काम कर सकते हैं। क्या करना है जरा देखिए, इसके लिए बहुत ही आसान सा काम है। मैं कहता हूं कि केपलर के तृतीय नियम से, क्या कहा था भैया, केपलर के तृतीय नियम से आपको सिंपली करना है टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन में जी एम। अब अगर अर्थ के लिए बात करिए तो मैं कहता हूं मास ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, तो 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन में टी स्क्वायर जी। और मास ऑफ सन अगर आप निकालेंगे तो ऐसे लिखेंगे 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन में टी स्क्वायर जी। इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी आनी नहीं है। ठीक, अब क्या होना है दोनों जगहों पे कि भाई इन दोनों को हम उठा करके अगर कंपेयर कर देंगे तो हमें यहां पर आंसर मिल जाता है। ठीक है ना, दोनों को अगर हमने उठा करके कंपेयर कर दिया तो हमें यहां पर आंसर मिल जाता है। क्या किया, तो हमने कर दिया भाई, ये देखिए ये सारी वैल्यूज हमारे पास में है, तो एम एस की अगर हम बात कर देंगे हैं तो ये फाइनली जो फॉर्मुलेशंस में रखने वाले हैं 3.14 का स्क्वायर, ये पाई मतलब 3.14 का स्क्वायर, और ये क्या है भैया, तो ये थी हमारी कक्षीय त्रिज्या, और इसके बाद नीचे टाइम की वैल्यू, टाइम स्क्वायर की वैल्यू, तो 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर इंटू आर की अगर हमने बात की तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर अपॉन टाइम पीरियड 3.15 इंटू 10 टू द पावर 7, 3.15 इंटू 10 टू द पावर 7 का स्क्वायर इंटू यहीं कहीं जी को रख लीजिए 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। आफ्टर सॉल्विंग जब इसको सॉल्व करते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर 36 kg के बराबर आ जाता है हमारा मास ऑफ सन। सूर्य का जो द्रव्यमान है ये हमें देखने को मिल जाता है भैया 2 इंटू 10 टू द पावर 36 kg। ठीक है, क्या किया यहां पर, तो यहां पर हमने बहुत कुछ नहीं किया हुआ है, यहां पर हमने इजीली जो मास ऑफ अर्थ को निकालने के लिए हमने कैलकुलेशंस बनाई थी, मतलब जो केपलर के नियम से, वही सन के लिए अप्लाई कर दिया भाई। ठीक है, चलेगा यहां तक। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम जरा। एक शनि वर्ष एक पृथ्वी वर्ष का 29.5 गुना है। शनि वर्ष का मतलब क्या है भाई, कि मतलब शनि जब एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगा अर्थ का तो उसको कहते हैं हम एक शनि वर्ष। ठीक है, जिस प्रकार पृथ्वी एक रोटेशन जब कंप्लीट कर लेती है सन के तो हम कहते हैं कि एक अर्थ ईयर, तो वैसे ही उसको हम शनि ईयर कह रहे हैं। तो ठीक है भाई, 29 गुना है पृथ्वी वर्ष का। ठीक है, पृथ्वी वर्ष का कैसा है, 29 गुना, मतलब मैं ऐसा कहता हूं कि टाइम पीरियड जो शनि का है वो 29.5 गुना है टाइम पीरियड जो हमारा अर्थ का है उससे, मतलब टीएस अपॉन टीई की वैल्यू इन्होंने कह दी कि 29.5 रखी। सवाल तो आधा से ज्यादा समझ में आ जाता है, जैसे ये दिख रहा है केपलर के नियम फिर से अप्लाई करने वाला है वही, है ना, टी स्क्वायर वाला, तो टी के वैल्यू को कंपेयर कर देंगे। तो कह रहे हैं कि सूर्य से, यदि पृथ्वी सूर्य से 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 किलोमीटर दूरी पर है तो शनि सूर्य से कितनी दूरी पर है, शनि की दूरी ज्ञात करनी है। मतलब मेरे से कहा जा रहा है टीएस अपॉन टी तो दे दिया, टी इज इक्वल्स टू आपको पता है कि होता है 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन में एम जी। तो यहां पर 4 अगर मैं इसको शनि के लिए लिखूं तो शनि के लिए जब लिखेंगे तो 4 पाई स्क्वायर आर एस क्यूब अपॉन में एम जी की बात करेंगे तो जो मास है शनि का, ठीक है, और जो मास होने वाला है किसका भाई, हमारे मास शनि का और एक बार मास पृथ्वी का, और जी को उठा करके रख देंगे तो यहां से हमें मिल जाता है पूरे आंसर की वैल्यू। ठीक है, क्या होती है भाई, तो हमें यह पता है, देखिए टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब।
टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो मैं कहता हूं कि टी शनि का तो रेडियस भी शनि का, ऐसे ही टी अर्थ का स्क्वायर तो आर अर्थ का स्क्वायर, आर किसका, अर्थ का क्यूब। अब इन दोनों का अगर मैं डिवाइड करता हूं तो टी एस अपॉन में टी ई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर एस अपॉन आर ई के क्यूब के। ठीक है, अगर इस स्क्वायर को उधर पहुंचा देंगे तो टी एस अपॉन टी ई जो हो जाएगा वो कितना हो जाता है भाई, तो आर एस अपॉन आर ई का 3/2, ठीक है, सॉरी 2/3 है ना, थर्ड रूट तो था ही, 2 इधर से और गया। अब उठा करके यहां पर आपको चाहिए क्या भाई, तो यहां पर चाहिए मेरे को वैल्यू किसकी, आर एस की। तो इनकी वैल्यू तो मेरे को गिवन है। अच्छा ये काम करते हैं ना, आर एस अपॉन आर ई चाहिए, तो आर एस अपॉन आर ई करना है भाई, टी एस अपॉन टी ई की हम पावर कर देते हैं कितना, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3। अब मेरे को चाहिए आर एस अपॉन आर ई, तो आर एस चाहिए, तो ये आर ई टाइम्स ऑफ कितना, तो टी एस अपॉन टी ई। अब टी एस अपॉन टी ई और आर ई की वैल्यू यहां पर गिवन है। आर ई की वैल्यू कितनी गिवन है भाई, तो आर ई की वैल्यू ये देखिए गिवन है 1.5 × 10⁸। सूरज से ही निकाल रहे हैं, है ना, 1.5 × 10⁸। और टी और अपॉन टी की 29.5 का 2/3, 29.5 का 2/3। तो ये 29.5 का 2/3 किलोमीटर अगर पावर में करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 9.55 किलोमीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.43 × 10⁹ किलोमीटर इसका फाइनल आंसर है। मतलब शनि की सूर्य से जो दूरी है वो 1.43 × 10⁹ किलोमीटर है। ठीक है, 1.43 × 10⁹ किलोमीटर है भाई शनि की सूर्य से दूरी। ठीक, चलिए, तो यहां पर यह सवाल भी हो गया हमारा सॉल्व। अभी तक में अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो जितने भी क्वेश्चन हमारे पास में आए हैं वो सब केपलर्स लॉ पे ही चल रहे हैं, है ना। तो मेजॉरिटी क्वेश्चंस केपलर्स लॉ से ही यहां पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। 15वां सवाल यहां पर क्या कह रहे हैं, यहां पर कह रहे हैं कि पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी वस्तु का भार 63 न्यूटन है। पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर, मतलब जो नया एच जो होने वाला है वो रेडियस का हाफ है। ठीक है, आधी ऊंचाई पर पृथ्वी के कारण इस वस्तु पर गुरुत्वीय बल कितना है, मतलब वहां पर जो गुरुत्वीय बल लग रहा होगा एफ की जो वैल्यू होगी वो कितना होगी। एफ होता कितना भैया, तो ये mg होता है। ठीक है, अगर मुझे वहां पर g की वैल्यू पता चल जाए तो मैं ले आकर के f में रख दूंगा, पता लग जाएगा मुझे। तो मैं कहता हूं कि जरा देखिए, यहां पर कह रहे हैं कि पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी वस्तु का भार 63 न्यूटन है। ठीक है ना, और पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर चल करके जाना है मुझे। ठीक, तो फिर ये जो गुरुत्वीय बल है वो कितना होने वाला। ठीक है, देख लीजिए, मैं कहता हूं कि ये जो मुझे देखने को मिलने वाला है GH अपॉन G R/R+H का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं यही कि GH अपॉन में G, ठीक, तो R/H की जगह पे R/2 रखा। अगर R की जगह पे R/2 का स्क्वायर करेंगे तो यहां से ये सॉल्व हो जाएगा और ये कितना बचने वाला है, तो देखिए R को उठा करके कॉमन कर देता हूं, 1 + 1/2। R से R तो कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा भाई, 2 और 1 3, स्क्वायर चल रहा है तो ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3, तो 1/3/2। अगर इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर, मतलब कितना आ गया 4/9। यानी मुझे GH अपॉन G की वैल्यू कितनी मिल गई, 4/9। GH अपॉन G की वैल्यू जो है वो मिल गई 4/9। तो मतलब मैं कह सकता हूं वेट कितना होगा भाई, तो 4/9 टाइम्स ऑफ वेट, है ना। जो G की रिलेशन मिल गई तो मैं कहता हूं 4/9, और कितना वेट था अर्थ पे, तो 63 न्यूटन। तो उठा करके वहां पर कितना हो जाएगा वेट, तो यहां पर जो वेट हो जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ 28 न्यूटन बचेगा, मतलब 4/9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 16। यहां पर कह रहे हैं हमसे कि भाई हमें अब निकालना है किसको, वेट, एंड मैं ऐसा कह लूं कि अब मुझे गहराई के साथ में चेंजेस निकालनी। तो यह मानते हुए कि पृथ्वी एक समान घनत्व का एक गोला है
तथा इसके पृष्ठ पर किसी वस्तु का बल 250 न्यूटन है। यह ज्ञात कीजिए कि पृथ्वी के केंद्र की ओर आधी दूरी पर, अभी हाइट पर आधी दूरी चले थे, अभी केंद्र पर चलते हैं। तो भाई जब गहराई की तरफ हम बढ़ना शुरू करते हैं तो जी जो होता है डेप्थ में, जी किधर, डेप्थ में, इसका फॉर्म क्या होता है भाई, तो जी 1 - h/r। अब ये h को हम यहां पर डेप्थ में लेकर के चल रहे हैं तो क्या लिख लेंगे, d ये। और अभी जस्ट जो हम लोगों ने हाइट के साथ में देखा gh, तो वो क्या देखा, g 1 - 2h/r, इस फॉर्म से चलते हैं। तो ये डेप्थ में चल रहे हैं। अब डेप्थ में यहां पर हमसे जो कहा जा रहा है वो कह रहे हैं क्या भैया, मास की बात कर लेता हूं, दोनों तरफ मास को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो mgd मतलब डेप्थ में जो वेट होगा, इसको मैं वेट कह सकता हूं डेप्थ में। ये जो इधर में होगा वो हो गया भैया mg 1 - d/r। तो अब d को क्या कह रहे हैं कि d जो हो गया ना वो हो गया रेडियस अपॉन हाफ, मतलब पृथ्वी की जो त्रिज्या उसके आधे गहराई तक तो बढ़ी गए। तो इसको लिख लेता हूं मैं r/2/r। तो ये इधर साइड से mg, r का अगर एलसीएम ले लें, या r का एलसीएम लू ही क्यों, 1 - ये यहां से नीचे आ जाएगा 2, 1/2, r से r तो हो गया कैंसिल, mg ये 2 - 1, 1/2, मतलब वेट वहां पर mg का कितना है, 1/2। तो WD = mg कितना भैया, 250 न्यूटन। mg की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 250 न्यूटन। तो इसको 250 उठा करके रख दीजिए, 250 × 1/2 कितना बचेगा भैया, तो ये बच जाएगा 125 न्यूटन। तो मतलब डेप्थ में जाएंगे तो आपको 125 न्यूटन मिलेगा। आधी गहराई तक अगर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा भैया वो वेट। ठीक है, कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 125 न्यूटन, जो कि शुरुआत में कितना था, पूरे 250। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 17। यहां पे कह रहे हैं कि पृथ्वी के पृष्ठ से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कोई रॉकेट 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से दागा जाता है। सीधे ऊपर की तरफ हमने दाग दिया भाई, है ना। अब पृथ्वी पर वापस लौटने से पूर्व यह रॉकेट पृथ्वी से कितनी दूरी तक जाएगा। तो हमने जब दाग दिया तो ये ऊपर की तरफ चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, जहां पे अधिकतम ऊंचाई पर जब पहुंचेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाने वाली है। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान गिवन है, पृथ्वी की माध्य त्रिज्या गिवन है। तो अब इसके लिए हमको कैलकुलेट करना है कि भैया ये किस हाइट तक चल करके जाने वाला है। तो इस क्वेश्चन में सिंपली आपको करना क्या है भाई, तो इस क्वेश्चन में सिंपली हमको इतना सा काम कर लेना है कि हम निकाल लेते हैं सतह पर कुल ऊर्जा, और जब वो अधिकतम ऊंचाई पे चला जाएगा वहां पर कुल ऊर्जा। तो मतलब ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर इसके लिए, ये जो क्वेश्चन में रॉकेट है, इसके लिए हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि मैं अगर सतह पर हूं, मैं हूं कहां पर, सतह पर। तो सतह पर यहां मैं बना लेता हूं, यहां सतह पर होते के समय यहां पे जब रॉकेट है, यहां पे जब रॉकेट है तब इसकी है ना टोटल एनर्जी, और जब ये h हाइट ऊपर चला गया तब इसकी टोटल एनर्जी। तो इसको h हाइट ऊपर और ले चलते हैं। तो सतह से h हाइट ऊपर ले चल रहा हूं मैं, ध्यान से देखेंगे तो मैं सतह से इसको h हाइट ऊपर लेकर के आया। तो ये सतह से जब h हाइट ऊपर चल करके आ गया है ये रॉकेट, तो सतह से h हाइट ऊपर आने पर, ठीक है, ये यहां से यहां तक, तो ये रेडियस काउंट होता है r। तो ये h हाइट जब चल करके आ गया, यहां पर इसकी टोटल एनर्जी अगर इन दोनों को निकाल करके मैंने कंपेयर कर दी तो मुझे इजीली मिल जाएगा यहां से क्या, h की वैल्यू। मुझे अल्टीमेटली यहां पर h ही कैलकुलेट करना है। तो क्या कह रहा हूं मैं कहता हूं कि यहां पर टोटल एनर्जी जब सतह पर होगा तो E = होता है भाई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ke + u। और जब ये यहां पे चला जाएगा अधिकतम ऊंचाई पे तो यहां पर भी होगी ke + u। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, अगर वो अधिकतम ऊंचाई पर है, मैक्सिमम हाइट पे चला गया, तो मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी तो होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, 0। गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी अधिकतम ऊंचाई पर। अधिकतम ऊंचाई पर यहीं पर लिख देता हूं, अधिकतम ऊंचाई पर काइनेटिक एनर्जी हो जाती है 0। तो मतलब अब E कितना बचा भाई, तो 0 + u। अर्थात मैं अगर लिखूं तो मैं सिंपली लिख लेता हूं कितना बचा यहां पर, सिर्फ और सिर्फ u। अब इसी को तो कंपेयर करना है, फ्रेम समझ में आ चुका है, सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं कहता हूं कि देखिए
पृथ्वी की सतह पर कुल ऊर्जा किसके बराबर होगी भाई? तो E होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कितनी होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी होती है -Gmm अपॉन, सतह पर ही है तो ये r²। इसी प्रकार h ऊंचाई पर, h अधिकतम ऊंचाई पर ले जाने पर, अधिकतम ऊंचाई पर ले गए अगर हम इसको, तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। गतिज ऊर्जा आखिरी में गई तो भैया ये धीरे धीरे रुकती हुई जाएगी ना। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। गतिज ऊर्जा 0 हो गई, वही अधिकतम ऊंचाई होता है। तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, मतलब यहां पर U की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी -Gmm अपॉन R प्लस H, क्योंकि इस हाइट पे आ चुके तो R ये और H ये, R प्लस H, इतनी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी H ऊंचाई पर। अब मैं कहता हूं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, क्या कहता हूं मैं? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है भाई? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है सतह पर कुल ऊर्जा बराबर होगा h ऊंचाई पर कुल ऊर्जा के। तो जब सतह पर कुल ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर कहता है हाफ mv², ठीक है, हाफ mv² माइनस Gmm अपॉन में r² इज इक्वल्स टू Gmm नेगेटिव ऑफ अपॉन r प्लस h। अच्छा यहां कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या? बिल्कुल गलत है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ r ही ना, r² क्यों? ठीक है, अगेन बढ़ते हम अपने पॉइंट पे, r प्लस h। अब क्या करना है? मुझे r प्लस h चाहिए था, ठीक है। तो यहां पर मैं इनको सॉल्व कर लेता हूं। अगर m स्मॉल m सब में से कट जाएगा, स्मॉल m अगर सब में से कट जाएगा तो मुझे यहां जो मिलेगा वो मिलेगा 1/2v² माइनस Gm अपॉन में r इज इक्वल्स टू माइनस Gm अपॉन r प्लस h। अगर मैं इसको चाहूं तो स्मॉल g में भी तब्दील कर सकता हूं, या अगर मैं चाहूं तो एक काम करता हूं, यहां पे एलसीएम ले लेते हैं और इनको सॉल्व कर लेते हैं ताकि मुझे r प्लस h अलग से मिल जाए। तो देखिए ना, मैं एक सिंपली लिखता हूं, चूंकि g होता है Gm अपॉन r², ठीक है। तो यहां से Gm अपॉन r अगर लिखूंगा तो ये Gr कर दूं तो चलेगा, एक r को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये Gm अपॉन r जो है उसको माइनस Gr कर देता हूं, तो ये हो गया 1/2v² माइनस ऑफ Gr इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ Gm अपॉन r प्लस h। अब ठीक है, अब क्या करना है भाई? तो अब एक इसको भी उस साइड ले चलते हैं, 1/2v² इज इक्वल्स टू, ये हो गया माइनस ऑफ Gm अपॉन r प्लस h प्लस Gr, ठीक है। अब इन दोनों में से एक काम करता हूं मैं। अच्छा इसको नहीं भी करे तो चलेगा, छोड़ देता हूं मैं इसको छोड़ ही देते हैं, एक काम कर लेते हैं, कॉमन आई तो रहा है, कॉमन आई रहा है, रहने देते हैं, 1/v², इसको ले चलो उस साइड, तो ये हो जाएगा भैया Gm अपॉन r माइनस Gm अपॉन r प्लस h, है ना। अब यहां से उठा लेते हैं किसको? Gm को उठा लेते हैं कॉमन, 1/r माइनस 1/r प्लस h, इधर साइड में चल रहा भैया हाफ ऑफ v²। अब इन सभी को इस साइड अगर भेज दूं, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2v² अपॉन Gm इज इक्वल्स टू, ये कितना है भाई? तो ये है 1/r माइनस
आर प्लस एच। ठीक है, अब इनको भी उठा करके सॉल्व कर लेते हैं। तो इनके सॉल्व करने के बाद में मुझे जो मिल जाएगा, इसको हटा देता हूं। अब मैं यहां पे आपको एक बार शो कर देता हूं कि ये कितना मिल रहा है। तो भैया इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां से 1/2 v स्क्वायर अपॉन जी एम इज इक्वल्स टू, इधर साइड में r इंटू आर प्लस एच को अगर ले लिया तो क्या बचेगा भाई, तो यहां पर बच जाएगा r प्लस एच माइनस ऑफ r प्लस एच से r प्लस एच कैंसिल हो गया, बच गया r। तो 1/2 v स्क्वायर अपॉन जी एम इज इक्वल्स टू, r से r तो कैंसिल हो गया, क्या बचा है h अपॉन r इंटू आर प्लस एच। ठीक है, अब r को चाहे तो इस साइड भेज देते हैं, है ना, क्या बन जाएगा अगर r को भेजते हैं 1/2 v स्क्वायर r अपॉन जी एम विच इज इक्वल्स टू h अपॉन r प्लस एच। ठीक है, ये बचा। अब मुझे क्या चाहिए भाई, तो मुझे चाहिए यहां से r प्लस एच, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनली 1/2 v स्क्वायर r अपॉन जी एम इंटू, इसको भी लाइए तो r प्लस एच इज इक्वल्स टू एच। अब इसमें उठा करके सारी वैल्यूज अगर हम रख लें तो हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाता है। यहां पर हम अब सबकी वैल्यूज उठा करके रखते हैं। क्या क्या वैल्यूज गिवन है भाई, मेरे पास में देखिए कोई रॉकेट 5 किलोमीटर पर सेकेंड गिवन है। ठीक है, और यहां पर पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ रॉकेट जो है 5 किलोमीटर पर सेकेंड मतलब 5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो यहां पे 1/2 v स्क्वायर इंटू 5 इंटू 10⁵ इंटू 10⁻³ का स्क्वायर इंटू r मतलब 6.4 इंटू 10⁻6 अपॉन gm, g का मतलब 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू m, मास यहां पर गिवन है। मास किसका भाई, तो पृथ्वी का 6 इंटू 10⁻24, तो 6 इंटू 10⁻24 kg इंटू इसी के साथ में r प्लस एच, r मतलब 6.6, एक काम करें ना, इसको इधर ही रखते हैं, h अपॉन r प्लस एच रख देंगे आखिरी में जब सॉल्व ही करना है। तो h अपॉन r की वैल्यू कितनी, तो r है हमारा 6.4 इंटू 10⁻6 प्लस एच। आफ्टर सॉल्विंग जब इसको पूरे को आप सॉल्व करते हैं तो आपको यहां पर देखने को मिलता है क्या, जब ये पूरी वैल्यूज रखने के बाद, है ना, कंप्लीट वैल्यू रखने के बाद जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिलने वाला है कितना भाई, 1600 किलोमीटर। कितना आ जाएगा आंसर हमारा फाइनली, तो आफ्टर द कैलकुलेशन यहां पे आपको मिलेगा 1600 किलोमीटर। ये हमारी एच की वैल्यू 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर की हाइट पर जाकर के ये क्या होने वाला है, 1600 किलोमीटर की हाइट पर जाकर के रॉकेट जो है अधिकतम ऊंचाई गेन कर लेगा, मतलब इसके ऊपर और नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम 18वें प्रश्न पे। यहां पे कह रहे हैं कि पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी प्रक्षेप्य का पलायन चाल 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। ठीक है, यह पृथ्वी के सतह पर है। किसी वस्तु को इस चाल से 3 गुनी चाल से प्रक्षेपित किया जाता है, तो पृथ्वी से अत्यधिक दूर जाने पर इस वस्तु की चाल क्या होगी। सूर्य तथा अन्य ग्रहों की जितनी भी गणनाएं हैं उन सबको उपेक्षित करना है, मतलब उनको नहीं मानना है। तो मैं कहता हूं कि भाई इसको बाहर से जो सतह से ज्यादा ऊपर मतलब निकलना है अगर हमारे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से, तो उसको क्या चाहिए भैया, पलायन वेग चाहिए, मतलब एस्केप वेलोसिटी चाहिए। तो वी की वैल्यू जो है, वी एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड गिवन है। अब कह रहे किसी वस्तु को जो फेंका है उसकी वेलोसिटी जो है थ्राइस ऑफ वीईएस है, 3 गुनी तीव्रता से, 3 गुनी तेजी से उसको क्या कर दिया, भेज दिया। ठीक है, चलिए भेज दिया। पृथ्वी से अत्यधिक दूर जाने पर इसकी चाल क्या होगी, पृथ्वी से जब अत्यधिक दूर चला जाएगा तो इसकी चाल कितनी होगी, इसकी कैलकुलेशन देनी। तो देखिए मैं कहता हूं कि जब पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर जाएगा, इसके लिए पहली बात तो यह है, इसके लिए मान लिया जाए कि भैया इसकी जो गतिज ऊर्जा शुरुआत में दी जाएगी, है ना, ये देखिए
यहां पे जब मैंने इसको भेजा तो यहां पे जो इसकी गतिज ऊर्जा होगी, अत्यधिक ऊंचाई जब यहां रीच कर जाएगा तो यही गतिज ऊर्जा किसमें बदल जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में, स्थितिज ऊर्जा में। जब मैं इसको फेंकता हूं तो ये अधिकतम ऊंचाई पे जब गई तो किसके वजह से गई? जो मैंने यहां से गतिज ऊर्जा इसको दिया था वही गतिज ऊर्जा इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित होती गई, और अधिकतम ऊंचाई पर मेरे द्वारा जो दी गई थी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा वही स्थानांतरित हो जाएगी, वही बदल जाएगी किसमें? हमारी स्थितिज ऊर्जा में। तो मतलब प्रारंभ में दी गई गतिज ऊर्जा ही अंतिम बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो बस इतनी सी तो बात यहां पे करनी थी। क्या कर लूं? तो मैं कहता हूं जो प्रारंभ में दी है इसके लिए क्या? हमारी गतिज ऊर्जा, वही अंतिम बिंदु पर हो जाएगी क्या? हमारी स्थितिज ऊर्जा। तो मैं कहता हूं कि भैया इसके लिए हाफ mve जो शुरू में मैंने वेलोसिटी दी है इसका स्क्वायर जो होगा ये अंत में जो गतिज ऊर्जा होगी इसके पास, यानी माइनस gmm अपॉन आर स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब इसके बराबर होगा तो क्या करेंगे भाई? तो मैं कहता हूं कि ये जो पूरी वैल्यू निकल करके आनी है यहां पर, है ना, ये क्या होगी? तो हाफ ऑफ जो मेरा फाइनल काइनेटिक एनर्जी है ना, वो बनेगा क्या? तो यही चीज बनेगी हमारी क्या? टोटल पोटेंशियल के बराबर। मतलब जब हम चेंज निकालेंगे इसमें तो चेंज क्या होगी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब हाफ VI स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ VE स्क्वायर अगर हम करते हैं तो V फाइनल कितना होगा? VI स्क्वायर माइनस VE स्क्वायर। VI मतलब इनिशियली दिया था 3 × 11.2 × 10⁻³ और जब हम इसको आखिरी में लेकर के चले गए, मतलब स्केप वेलोसिटी की बात करें तो स्केप वेलोसिटी कितना है भाई? तो स्केप वेलोसिटी हमारे पास है 11.2 × 10⁻³ ठीक है, तो इसमें से उठा करके इसको माइनस करेंगे एंड फाइनली 31.7 किलोमीटर पर सेकेंड हमें देखने को मिल जाएगी। तो चलिए इसको हम उठा करके एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं कहता हूं कि जब हमने इसको फेंका है तो ये मुझे देखने को मिल जाता है क्या भाई? कि जब हम इसको कहेंगे पृथ्वी की सतह पर कुल ऊर्जा, ठीक है, तो पृथ्वी के सतह पे जब हम कुल ऊर्जा की बात करेंगे मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस किसकी? पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब पृथ्वी के सतह पे कितना होगा भाई? तो हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करेंगे पृथ्वी की सतह पर तो ये कितना होगा भाई? तो ये होगा हमारे पास में gmm और वो भी नेगेटिव ऑफ gmm अपॉन r। अब मैं क्या कहता हूं कि जो इन्होंने कहा हुआ है उसको थोड़ा सा हम एक बार क्रॉस वेरीफाई करें। तो देखिए जो इन्होंने यहां पर वैल्यूज दी है उसको देख लीजिए एक बार। तो उस वैल्यू में मैं कहता हूं कि भाई ऑर्बिटल जो स्केप वेलोसिटी होती है, पलायन वेग जो होता है ना, स्केप वेलोसिटी हमारा होता है g2 √2gm अपॉन में r। अगर मैं अंडर रूट को इधर भेज दूं तो VE स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm अपॉन में कितना हो जाएगा? r। अगर मैं इसको भी नीचे की तरफ भेज देता हूं तो VE स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा हमारा gm अपॉन में r। तो यहां पर एक पॉइंट देखिए, ये जो है काइनेटिक एनर्जी जो फेंका है हमने तो उसको स्केप वेलोसिटी से ही फेंका है ना, पलायन वेग से ही फेंका है। तो ये हाफ mve स्क्वायर, ये नेगेटिव ऑफ, ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ gm अपॉन r को रिप्लेस मार दीजिए। चलिए ये जो दिख रहा है ये जो दिख रहा है ना gm अपॉन r, इसको रिप्लेस मारिए इससे तो ये क्या मिलेगा? माइनस ऑफ gm अपॉन r की जगह मैं लिखता हूं क्या? VE स्क्वायर अपॉन में 2 × m, मतलब ये हाफ mve स्क्वायर माइनस हाफ m क्या मिल जाएगा भाई? तो ये मिल जाएगा हाफ mve स्क्वायर। ठीक है, यहां पर टोटली मुझे देखने को कितना मिल रहा है भाई? तो ये देखिए ये हमारे पास में जो VE स्क्वायर है इसकी वैल्यू गिवन है उसको मैं पुटअप कर देता हूं तो मुझे यहां पर मेरे VE स्क्वायर की वैल्यू देखिए गिवन है, चूंकि VE स्क्वायर या VE कहूं तो थ्राइस ऑफ VE के बराबर दिया गया। तो इसमें मैं लिख लेता हूं कितना?
2, वी की जगह कितना भाई, तो 3VE का स्क्वायर माइनस 1/2 MVE स्क्वायर, ये 1/2 इंटू 3 से अगर इसको करें तो 3 3 से कितना 9VE स्क्वायर 1/2 M 9VE स्क्वायर माइनस 1/2 MVE स्क्वायर। ये 2 को अगर मैं कैंसिल कर दूं, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, इसमें से इसको पहले माइनस ही कर लेते हैं, तो ये टोटली 9VE स्क्वायर में से इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ M 8VE स्क्वायर, यानी ये कितना बन गया भाई, 2 से ये भी कैंसिल हो गया 4MVE स्क्वायर। क्या मिल गया 4MVE स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, पृथ्वी की सतह पर, मतलब प्रारंभिक ऊर्जा, ई इनिशियल कह लेता हूं। अब मैं निकालता हूं ई फाइनल। ई फाइनल इसका मतलब क्या है भाई, तो H ऊंचाई पर क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा वहां पर 0 हो जाती है, गतिज ऊर्जा बराबर 0। तो ई फाइनल अगर मुझे निकालना है तो मैक्सिमम हाइट पे जब मैं पहुंचूंगा तो भैया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जहां पर मेरे को पता चल गया कि भैया क्या होने वाला है जब अधिकतम ऊंचाई पर जाएंगे। अच्छा, एक और बात, सवाल थोड़ा सा देखते हैं। देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं कि अत्यधिक दूर जाने पर, अत्यधिक दूर मतलब कहां पहुंच गए, इनफाइनाइट पे। तो मैं ये थोड़ा सा हटाता हूं, एच ऊंचाई पर नहीं कह रहा, ये कह रहा है अत्यधिक ऊंचाई पर। ई फाइनल कहां लेना है भाई, अत्यधिक ऊंचाई पर, अत्यधिक ऊंचाई पर। तो जब अत्यधिक ऊंचाई पर चले जाएंगे तो एच जो होने वाला है वो कितना हो जाएगा भैया, ये इनफाइनाइट हो गया। तो इनफाइनाइट पर ये जो मुझे मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाता है 0। इनफाइनाइट पर अधिकतम अत्यधिक ऊंचाई पर पोटेंशियल एनर्जी 0। तो ये पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गया, क्या बचेगा वहां पे, तो सिर्फ और सिर्फ यही हाफ MV स्क्वायर प्लस 0। तो मुझे फाइनली यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि भाई ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से मुझे क्या देखने को मिला कि ई इनिशियल जो होगा वो ई फाइनल के बराबर होगा। तो ई इनिशियल 4MVE स्क्वायर, 4MVE स्क्वायर बराबर होगा ई फाइनल के, मतलब किसके, हाफ MV स्क्वायर के। तो ये M से M तो कैंसिल हो गया है ना, क्या बचेगा भाई, तो VE स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये इधर चला जाएगा या फिर इसको इधर ले आइए, M से M उड़ा दिए, 4 दूनी के 8, VE स्क्वायर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर। तो V इक्वल्स टू कितना निकलेगा, अंडर रूट ऑफ 8VE स्क्वायर, दैट इज 8 को लिखेंगे तो 2√2 टाइम्स ऑफ VE। तो 2√2 मतलब 2 इंटू 1.41 इंटू VE मतलब 11.2, यही होता है ना। अब इसको उठा करके क्या कर ले भैया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो ये सभी को उठा करके जब आप गुणा कर लेंगे 2 इंटू 11.2, 112 कह लूं, 112 से 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 224। तो ये हो गया भैया 224 इंटू 1.4 ही ले लो यार, चलो थोड़ा सस्ता करते हैं, है ना। 14 से इकट्ठे टेबल कर लेते हैं, तो 14 से करेंगे कितना होगा भाई, तो 14 दूनी 28, 14 14 चौके 56, 56 मतलब 5, और 14 दूनी 28, 28 और 5 33, 3, 14 दूनी 28 और 3 31, कितना 1 2 दशमलव मतलब 31.6। V की वैल्यू कितनी आ गई, V की वैल्यू आ गई हमारी 31.6। ठीक है, इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं 31.7 किलोमीटर। तो जो अपन ने लिखा 31.36 यानी 31.7 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास भी हमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत परेशानी। चलिए बढ़ते हम अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, यहां क्या कह रहे हैं, यहां कह रहे हैं कि कोई उपग्रह पृथ्वी के पृष्ठ से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। इस उपग्रह को पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव से बाहर निकालने के लिए, गुरुत्वीय प्रभाव से क्या करना है, इसको बाहर निकालना है। ठीक है,
कितनी ऊर्जा खर्च होगी। उपग्रह का द्रव्यमान गिवन है, पृथ्वी का द्रव्यमान गिवन है, पृथ्वी की त्रिज्या गिवन है, जी की वैल्यू गिवन है। देखिए जब ये 400 मीटर की हाइट पे, ये रही हमारी पृथ्वी और ये हमसे कितना भैया, तो ये 400 किलोमीटर की हाइट पे यहां पर परिक्रमा कर रहा है, तो इसकी जो टोटल एनर्जी होगी, ई लिख देता हूं मैं सिंपली, इसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी कितनी होती है भैया, तो ये लिखते हैं हम नेगेटिव से GMM अपॉन R प्लस H होती है इसकी टोटल एनर्जी, ट्वाइस ऑफ R प्लस H बेसिकली। ये होती है इसकी कुल एनर्जी कहां पर, अधिकतम, जहां पर भी ये इस जगह पे जाकर के चक्कर लगा रही है यहां पर। अब भाई इसको अगर बाहर निकालना है तो इसको इतनी ही एनर्जी दे दीजिए, इतनी एनर्जी, ये तो इधर अंदर की तरफ खींच करके रखा है, अगर इतनी एनर्जी और दे दूं तो ये यहां से क्या हो जाएगा, स्केप कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो सीधे सीधे ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया भाई। क्या करना है आपको, यहां पर सिंपली वैल्यू रखनी है, बात खत्म हो जाती है। क्या, E इक्वल्स टू टोटल एनर्जी, कुल एनर्जी इक्वल्स टू, पॉजिटिव कर दीजिए GMM अपॉन R प्लस H, ट्वाइस ऑफ, तो G मतलब 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, M क्या मतलब कितना भैया, टोटल मास, अगर यहां पर पृथ्वी का द्रव्यमान 6 इंटू 10 टू द पावर 24, 6 इंटू 10 टू द पावर 24, और उसकी उपग्रह के लिए 400 किलो कह ही रहे हैं, ठीक है, अपॉन में 2, R की वैल्यू तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस H कह रहे भैया कहां पर, अच्छा 400 किलोमीटर कह रहे, सॉरी 200 केजी का है, 400 तो किलोमीटर है, ये 200 केजी का है, 400 किलोमीटर। इसको उठा करके हम क्या कर लेते हैं भाई, सॉल्व, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू देखने को मिल जाएगी 5.9 इंटू 10 टू द पावर 9 जूल, एनर्जी 5.9 इंटू 10 टू द पावर 9 जूल के बराबर आपको टोटल एनर्जी यहां पर देखने को मिलने वाली। यानी इतनी ऊर्जा के साथ में ये चक्कर लगा रहा है, और इतनी ही ऊर्जा अगर मैं इसको दे दूं तो ये बाहर चला जाएगा। ऑर्बिट में घूमने के लिए भी उसको यही ऊर्जा चाहिए, और बाहर जाने के लिए भी यही, लेकिन ऑर्बिट में घूमने के लिए नेगेटिव साइन के साथ, और बाहर ले जाने के लिए मैंने कह दिया भैया पॉजिटिव साइन के साथ, बात खत्म हो गई। चलिए चलेगा यहां तक, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, दैट इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे, इसका सॉल्यूशन भी देख लेते भाई। इसका सॉल्यूशन 5.89 इंटू 10 टू द पावर 9 जूल, ठीक है। आइए 20वें पर आते हैं। यहां कह रहे दो तारे जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान 2 इंटू 10 टू द पावर 30 केजी के बराबर, मतलब दो तारे हैं जिनका द्रव्यमान जो है 2 इंटू 10 टू द पावर 30 केजी है, ठीक है, चलेगा। एक दूसरे की ओर सम्मुख टक्कर के लिए आ रहे, मतलब एक दूसरे की तरफ ऐसा बढ़ रहा है टक्कर करने के लिए, ठीक है। चलिए अब कहते हैं जब वे 10 टू द पावर 9 किलोमीटर दूरी पर है तब इनकी चाल उपेक्षणीय है। जब वो 10 टू द पावर 9 किलोमीटर दूर है तो इनकी चाल उपेक्षणीय है, इसका मतलब क्या, वो चल ही नहीं रहे, यानी यहां पर एक दूसरे का गुरुत्वीय प्रभाव नहीं लग रहा, ठीक है। ये किस चाल से टकराएंगे, प्रत्येक तारे की त्रिज्या 10 टू द पावर 4 किलोमीटर है, या मानिए कि टकराने के पूर्व तारों में कोई विरूपण नहीं होता, क्योंकि देखिए जैसे पास आएंगे तारे ऐसा तो होगा नहीं कि ऐसा सॉलिडली आकर के टकराएंगे, तो इसलिए कह रहे हैं कि कोई विरूपण नहीं होना। मान लीजिए कि दो सॉलिड हैं जो आकर के एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, टकरा रहे। अब सॉलिड के जो मान है वो बहुत बढ़ी हुई है, क्योंकि भैया ये 2 इंटू 10 टू द पावर 30 केजी मतलब सूर्य के बराबर की मान है। तो क्या कहा जा रहा है भाई कि यहां पर कोई भी विरूपण नहीं हो रहा है, तो बताइए किस चाल से आकर के टकरा जाएंगे। तो इनकी टकराने की चाल मेरे को क्या करनी है, यहां पर कैलकुलेट करनी है। तो आइए इनके टकराने की चाल देखते हैं। तो मैं कहता हूं कि एक तारे का द्रव्यमान जो गिवन है, दोनों के प्रारंभिक जो क्षमता है ना, दोनों तारों के बीच में जो प्रारंभिक क्षमता मतलब प्रारंभिक जो दूरी है बेसिकली वो कितनी है, 10 टू द पावर 9 किलोमीटर। अब क्या करना है, स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, GMM अपॉन R, मतलब दोनों की स्थितिज ऊर्जा जो चल करके आ रही है वही काइनेटिक एनर्जी में बदलने वाली है। यानी अगर मैं इन दोनों तारों की कुल गतिज ऊर्जा कैलकुलेट करूं तो कुल गतिज ऊर्जा जो होगी वो पहले तारे की कितनी होगी, हाफ mv², दूसरे की कितनी, हाफ mv², और v सितारों को ले जाने की गति है, ठीक है ना। तो जब सितारे टकराने वाले होंगे तो उनकी बीच की दूरी कितनी रहेगी, 2r। टकराने वाले होंगे मतलब क्या, ये देखिए ये वाला तारा और इसकी रेडियस r, और ये वाला तारा और इसकी भी रेडियस कितनी भैया, तो इसकी भी रेडियस r। दोनों तारे जब टकराने वाले होंगे तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2r। हमें इनकी कुल गतिज ऊर्जा पता है, स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो भैया अंतिम स्थितिज ऊर्जा यानी GMM अपॉन 2r, ये इनके बीच की स्थितिज ऊर्जा रहने वाली है।
यानी यहां पर मुझे समझ में आ जाता है कि भैया अगर mv² निकालना है, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, ये हमारा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, जो इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा होगी वही इसके अंतिम स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। यानी ये दोनों को अगर आप जोड़ते हैं हाफ mv² प्लस mv², तो मैं यहां पर लिखता हूं कि गतिज ऊर्जा, कौन सी वाली गतिज ऊर्जा, तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बराबर होगी अंतिम स्थितिज ऊर्जा के, अंतिम स्थितिज ऊर्जा के। तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा अंतिम स्थितिज ऊर्जा के मतलब हाफ ऑफ mv² प्लस हाफ ऑफ mv² इज इक्वल्स टू gmm अपॉन r प्लस h। अब ये r प्लस h जो दोनों के बीच में मिलने वाला है, ठीक है ना, ये हमारा कितना है भैया, तो ये ट्वाइस ऑफ r, दोनों के r को जोड़ दिया तो ये r प्लस r है, मतलब कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ r। अब देखिए, अब इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना है, mv² इज इक्वल्स टू gmm अपॉन में ट्वाइस ऑफ r, ये m से m कैंसिल हुआ, v² इज इक्वल्स टू gm अपॉन ट्वाइस ऑफ r। अब उठा करके इन सब की वैल्यू हमने रख दी, ठीक है, किसकी भाई, तो gmm, ठीक है, g रखा, मास रखा दोनों का, तो दोनों के मासेस रखेंगे तो दोनों का द्रव्यमान सेम है, मतलब वो m² हो जाएगा। ये वाला भी मास कितना है भाई, तो gm कैपिटल M ही है अपॉन में 2r है, तो ये अल्टीमेटली कितना बन जाएगा, ये वाले m और ये m² तो 2 इंटू m² अपॉन में हमारी जो वैल्यूज गिवन है, ठीक है, उनको हमने उठा करके रख दिया किसकी, r के लिए। फाइनली मेरे को यहां से v मिल जाएगा 2.583 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फाइनली यहां पर इनकी वैल्यूज रखेंगे और हम आंसर गेट कर लेंगे कितना, 2.583 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न पे। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है भाई कि दो भारी गोले है ना, दो हेवी गोले हैं जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 100 kg, त्रिज्या 0.1 मीटर है, ठीक है, क्षैतिज मेज पर एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसा ये दो भारी गोले हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, ये दोनों क्षैतिज मेज पर एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है ये पूरी कितनी है भैया, 1 मीटर। मतलब अगर ये सेंट्रल पार्ट से देखें तो ये यहां से यहां तक 0.5 मीटर और ये भी यहां से यहां तक में जो होगा ये होगा 0.5 मीटर। आगे पढ़ते हैं। दोनों गोलों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर गुरुत्वीय बल और विभव क्या है, क्या इस बिंदु पर रखा कोई पिंड संतुलन में होगा, यदि हां तो यह संतुलन अस्थायी होगा अथवा अस्थायी। इस बिंदु पर इस O बिंदु पर हमें निकालना है क्या, गुरुत्वीय विभव, और इसी जगह पे मुझे निकाल करके देना है क्या, हमारा गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय बल। तो जब हम गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय बल दोनों को यहां पे कैलकुलेट करने के लिए चलेंगे तो हमें क्या देखने को मिलने वाला है भाई, देखिए बड़ी आसानी से मैं कहता हूं कि गुरुत्वीय विभव की जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो गुरुत्वीय विभव हमारा जो मिलेगा है ना, gm अपॉन r²। मतलब अगर मैं यहां पे देखता हूं, ये देखिए डायग्राम के अनुसार ये दोनों डायग्राम रखे हुए, इस जगह पे मुझे कैलकुलेशंस चाहिए, तो यहां पर इस पॉइंट m पर है ना, इस पॉइंट m पर जहां पर यहां से यहां तक की जो दूरी है ये 0.5 मीटर है और ये बची हुई दूरी भी कितनी है, 0.5 मीटर है। तो इस जगह पे सबसे पहले हम निकालते हैं किसका, IA, मतलब A की वजह से, इस वाले की वजह से। तो यहां पर जो मिलेगा मुझे gm अपॉन r²। अब A लिखने का मतलब मास ऑफ A मतलब ये जो है ये RA, ठीक है, तो ये मुझे यहां से यहां तक में मिलेगा और मिलेगा किधर, तो M से CA की दिशा में। ऐसा ये रहने वाला है क्या, IA की वैल्यू। ऐसे ही IB निकालेंगे तो ये इसके डायरेक्शन में होगी और इसकी भी वैल्यू जो होने वाली है, अगर दोनों के द्रव्यमान सेम हो तो सेम रहेगी, IB GMB अपॉन में RB², ये CB की दिशा में। मतलब यहां पर MA और MB दोनों बराबर हैं, MA और MB बराबर है, RA और RB भी बराबर है। इसका मतलब ये IA किसके बराबर हो जाएगा, IB के। ये दोनों IA और IB बराबर होंगे, यानी इस जगह पर ये दोनों विपरीत दिशा में है, मतलब यहां पर ये हमेशा ही संतुलन की स्थिति में होगा। ये कैसा होगा, संतुलन की स्थिति में तो होगा, लेकिन अगर इसमें से थोड़ा सा भी आगे पीछे हुआ, थोड़ा सा भी इधर गया, तो इसके ये करीब हो जाएगा, मतलब इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और इसकी इंटेंसिटी इसके ऊपर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मतलब संतुलन की स्थिति में तो होगा, लेकिन इस बिंदु के परितः, मतलब इस बिंदु से कहीं भी थोड़ा बहुत भी आगे पीछे आप बढ़े, ठीक है,
इस बिंदु से कहीं पर भी आगे पीछे बढ़ेंगे तो फिर भैया गड़बड़ हो जाएगी बात, वो असंतुलन की स्थिति में आ जाएगा। मतलब यही एकमात्र बिंदु है जहां पर ये संतुलन की स्थिति में रहने वाला, उसके बियॉन्ड ये संतुलन की स्थिति में नहीं रहेगा। ठीक है, तो मतलब कह रहे हैं कि अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, इसलिए m पर परिणामी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य। परंतु गुरुत्वीय क्षेत्र की परिभाषा से यह m बिंदु पर रखे एकांक द्रव्यमान पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को व्यक्त करेगी, इसलिए गोले के मध्य बिंदु m पर रखे किसी भी पिंड पर गुरुत्वीय बल जो होगा वो शून्य होगा। अब यहां पर निकाल लेते हैं भाई गुरुत्वीय विभव। विभव क्या होता है भाई, तो Gm अपॉन RA। G की वैल्यू गिवन 6.67, MA मास कितने का था, 100 का, अपॉन में डिस्टेंस कितना 0.5। आफ्टर सॉल्विंग कितना मिलने वाला, -200। ठीक है, अगर G की वैल्यू को नहीं रखें, इसको G ही रहने दूं, तो फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं भाई -200 G जूल पर kg। अगर G को रख दें तो ये कितना हो जाएगा, -200 इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 जूल पर kg। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 667, मतलब 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 दूनी 12 और 1 13, ये 2.2 अंक के बाद 2 अंक के बाद दशमलव इंटू 10 की पावर, ये 2 जीरो जाकर के कंपनसेट हो जाएंगे यानी -9। एक और इधर बढ़ा दीजिए 1.334 इंटू माइनस ऑफ 1.334 इंटू 10⁻⁻10 जूल पर kg। ये हो जाएगा हमारा फाइनल रिजल्ट किसका, VA। मतलब जितना VA होगा उतना ही VB भी होगा, दोनों बराबर ही होंगे क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम रहने वाली है। तो ये यहां पर जो विभव होगा VA बराबर VB बराबर 1.33 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, तो यहां तक भाई हमारे जितने क्वेश्चंस NCERT के एक्सरसाइज में गिवन थे उन सबको हमने किस प्रकार से सॉल्व करना है ये देख लिया। ठीक है, हमने उसको फॉर्मुलेशंस में कन्वर्ट किया एंड आप वहां पर वैल्यूज रखेंगे, आपका आंसर पूरे मिलते चले जाएंगे। नो डाउट इसके जितने भी क्वेश्चंस के जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें एक्चुअल डेटा होता है, एक्चुअल डेटा होने के कारण थोड़े से लेंथी कैलकुलेशंस होते हैं एंड अपन ने उसको थोड़ा सा फास्ट करा हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपका बहुत सारा टाइम बर्बाद ना हो तो भाई यहाँ को पर उसको हम लोगों ने थोड़ा सा फास्ट किया हुआ है। अल्टीमेटली कैलकुलेशन वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ आपके जिम्मेदारी और आपके भरोसे पे छोड़ा हुआ है, बट स्टिल आपको फाइनल आंसर जरूर मिल गया है एंड फॉर्मुलेशंस पूरे मिल गए कि किस तरीके से हम फॉर्मूले को मॉड्यूलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम इस सेशन को करते हैं भैया समाप्त। यह हमारा फाइनल रिजल्टेंट आंसर तक पहुंच चुका है। ठीक है, और ये जो हमारा पूरा पार्ट था कि भैया वहां पर अनस्टेबल होगा उसकी भी बात हमने कर ली, तो इस सेशन को यहीं पर कर देते हैं भैया समाप्त। एंड जैसा कि मैग्नेट ब्रेन्स की टीम हमेशा से कमिटेड है भाई आपके लिए एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, एंड ये सारे ही कोर्स कंटेंट हम लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आप स्टेट बोर्ड से हो, CBSE बोर्ड से हो, हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, आपके लिए पूरा ही कोर्स कंटेंट मिलता है यहां पर, क्योंकि ये पूरे कोर्स कंटेंट NCERT बेस्ड है एंड आपके पूरे स्टेट बोर्ड्स में और CBSE में NCERT ही फॉलो होती है। अगर और इंप्रोवाइजेशन और इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को फॉलो कीजिए एंड चेकआउट कर सकते हैं आप बुक्स एंड ई बुक्स जो कि एक्सक्लूसिवली मैग्नेट ब्रेन्स की टीम द्वारा आपके लिए डिजाइन की गई है। तो फटाफट से जाइए, चेकआउट कर लीजिए एंड जिस तरीके से कनेक्टेड हैं आप हमारे YouTube चैनल पे, ऐसे ही हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी, जहां कोई सजेशंस कोई सुझाव हो वो हम तक पहुंचा सकते हैं एंड हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन आती है वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ, कुछ और धमाकेदार वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।